हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दोस्तों हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं पॉलिटी एंड द गवर्नेंस की। ठीक है, जैसा कि ये सीरीज जो चल रही है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज हैं जो कि हर स्टेट पीसीएस सर्विसेज में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आपका एमपी पीसीएस हो, इवन इन यूपीएससी के। तो हम लोग पूरा का पूरा घटना चक्र पॉलिटी पूरी सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। ये हमने ऑलरेडी जो है पहला और दूसरा चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 3। तो गाइस जिन्होंने 2 चैप्टर ये नहीं देखे हैं एमसीक्यूज के, आप ज़रूर हमारी प्रीवियस वीडियोस उठाएं और ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो तकरीबन इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। टोटल इसके तकरीबन मेरे ख्याल से हैं 30-35 क्वेश्चन के आसपास। तो वही हम लोग कवर करेंगे गाइस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, हमारे जो संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल हैं। 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स 12 शेड्यूल, या 371 21 11, 372 27, 381 23 और 8। तो गाइज हमारे जो इसका आंसर होगा ए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट है और 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल हैं। जब एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान बना था तब 8 शेड्यूल थे। फिर बाद में धीरे धीरे जो अमेंडमेंट्स हुए फिर इसमें 4 शेड्यूल और आए, 9, 10, 11, 12। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। ओके, देयर आर 390 articles of the Constitution of India. 9, 10th, 11th, 12th schedules were added to the Constitution of India by the Constitution Amendment Act. तो अब इसमें से हमें देखना है which one of the following is are correct. तो गाइज ये जरूर आप देख लेना जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो गाइज पहला तो हमारा इसमें ये कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। तो ये तो गलत है। ठीक है ना, 20 पार्ट्स तो थे नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कितने पार्ट्स थे, 22। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया। देर आर 390 आर्टिकल्स, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ टोटल 395 आर्टिकल्स। ठीक है, अब ये देखिए थर्ड, 9, 10th, 11th, 12th शेड्यूल्स वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सही है। क्यों? क्योंकि शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था सिर्फ 8 शेड्यूल तक था। 9th जो आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया, ठीक है ना। फिर 10th आया जो एंटी डिफेक्शन के बारे में बताता है। 11th 12th जो आपका वो पंचायती और म्यूनसिपल के बारे में बताता है। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर होगा 3 कहाँ है, ओनली 3, सी वुड बी द राइट आंसर। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। देखिए जो सिटीजनशिप के बारे में कौन सा में जो है वो इसका पार्ट बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पार्ट्स हैं, तो उसमें कौन सा पार्ट है जो सिटीजनशिप की बात करता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो गाइज इसका आंसर होगा हमारा पार्ट 2। ठीक है ना, आर्टिकल 5 से जो एक मिनट। ओके गाइज आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। देखिए नॉट मैच्ड करेक्टली पूछा है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये करेक्ट है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के बारे में जो है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये बता रहा है 6A। नहीं गाइज ये गलत है, क्योंकि उसका आंसर होता है अपना 4, पार्ट 4A। ठीक है, और ये है स्टेट के बारे में कौन बात करता है, पार्ट अपना 6 बात करता है। ठीक है, तो ये भी सही है, ओनली सी इज इनकरेक्ट। तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्टली बेस्ड, तो सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए 2 लिस्ट दी हुई है, उनको हमें मैच करना है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में हमें जो है वो कौन बताता है, हमें बताता है इसमें पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड 332। ओके, तो गाइस ये फॉर्मेशन ऑफ जो न्यू स्टेट है वो हमें बताता है, जो हमें न्यू स्टेट यानी जब कभी भी किसी न्यू स्टेट का गठन होगा तो वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। जैसे कि मान के चलिए अभी आज़ादी के बाद कई सारे हमारे जो है वो स्टेट्स जो है वो बने, झारखंड अलग हुआ बिहार से, राइट। तो
अपना तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो वो किसके तहत हुआ? वो हुआ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है, सिटीजनशिप की बात हमारा पार्ट 2 करता है। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना। और सेटिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल ये आपका हो गया आर्टिकल 223A। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत? तो देखिए 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत, तो पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11 और पार्ट 12 है ना। ये हमारा वो आया था 73 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जो 73 अमेंडमेंट एक्ट और 74 अमेंडमेंट एक्ट, दो अमेंडमेंट एक्ट हुए थे ना 1992 में। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो पंचायती सिस्टम है, एक मिनट, हाँ, जो पंचायती सिस्टम है वो हमारा आया था 73 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और वो आया था पार्ट 9 के तहत। पार्ट 9 में इसका जिक्र है, मेंशन है। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। Which part and chapter of the Indian Constitution deals with the legislative relation between union and state? ठीक है, वो कौन सा पार्ट और वो कौन सा चैप्टर भी पूछा इन्होंने ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील, जो कि लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी कि जो कानून बनाने का जो रिलेशन है कि यूनियन कौन सा कानून बना सकता है, किन किन सब्जेक्ट्स पर, किन किन आइटम्स पर, और स्टेट किन किन आइटम्स और सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। तो उनकी जो सूची है, उनके बारे में जो जिक्र है वो कौन से पार्ट के कौन से चैप्टर में जो है वो मेंशन्ड है। तो ये हमारा सवाल है। तो गाइज इसका आंसर होगा हमारा पार्ट ये 11 का चैप्टर 1 है, पार्ट चैप्टर 2, तो पार्ट 11 के चैप्टर 1 में है। ठीक है ना, इसमें जो है सारी बातों का जिक्र है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर enshrined in the third schedule of the Indian Constitution। देखिए थर्ड शेड्यूल के बारे में पूछा ये, तो इसमें देखिए क्या है, फॉर्म ऑफ, देखिए थर्ड जो हमारा जो शेड्यूल है वो बात करता है ओथ की। ठीक है, वो ओथ की बात करता है, तो अब देख लेते हैं क्या है। फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन। ओके, फॉर्म एन ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, देखिए जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन होता है वही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही मिनिस्टर ऑफ यूनियन बनते हैं, है ना। तो इनकी तो ओथ ली जाती है, इसकी और इसकी। ठीक है, और रही बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो वो भी जो है वो थर्ड शेड्यूल के अंडर ही आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो गाइस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ है उसका प्रोसीजर अलग है, वो जो है अपना पार्ट थर्ड शेड्यूल में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 कहाँ है? ये है इसका आंसर सी, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, देखिए फोर्थ शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है? वो एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल डिफेक्शन, पंचायती सिस्टम नहीं, लैंग्वेज नहीं। देखिए गाइस इसका आंसर होगा ए, एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? यानी कि इसका मतलब है राज्यसभा। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंड। तो देखिए अगर हमें कोई भी न्यू स्टेट हमें बनानी होगी तो हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का हम किस पार्ट में हम अमेंड करेंगे? तो गाइस वो होगा आपका फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल पूछा है तो फर्स्ट शेड्यूल होगा। फर्स्ट शेड्यूल में था ना वो आर्टिकल्स जिसमें कि इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट की बात की गई है, तो आंसर वुड बी द फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैचिंग द फॉलोइंग। देखिए गाइस जब कभी भी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आते हैं वो ज्यादातर जो है मैच द फॉलोइंग ज्यादातर पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये एकदम बहुत ही, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है नहीं है, सिर्फ आपको याद रखनी है बातें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और गाइज इसको तैयार करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे इफ़ यू गो थ्रू इट। ठीक है, वरना आप हमारी वीडियो देख लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार, ये वैसे ही मेमोराइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है,
बाकी इफ़ यू वांट कि हम इस पर एक प्रॉपर डिटेल बनाएं, इस पर डिस्कशन करें, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली विल वर्क फॉर यू। तो अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए इसमें शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट दी हुई है और दूसरे सब्जेक्ट मैटर की लिस्ट दी हुई है। देखिए फोर्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, सिक्स शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, एट्थ एंड नाइन्थ। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए अभी जैसे कि हमने पीछे बताया, तो फोर्थ शेड्यूल है वो किसके बारे में बात कर रहा था, वो कर रहा था काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बात, ठीक है ना। और जो सिक्स शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है ट्राइबल एरियाज की। और अपना 8 शेड्यूल लैंग्वेज का हो गया, और 9 शेड्यूल अपना हो गया लैंड रिफॉर्म। 9 शेड्यूल मैंने आपको बताया था, 9 शेड्यूल कब ऐड हुआ था, ये हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल थे, 9वां शेड्यूल बनाया गया था एट द टाइम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर नेहरू के वक्त में ये 9 शेड्यूल बनाया गया था, क्योंकि उनको लैंड रिफॉर्म करने थे, क्योंकि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना था हिंदुस्तान से। क्योंकि उस वक्त जो जमींदार थे उनके पास बहुत ज़मीन थी, बहुत सारी ज़मीन थी, और किसानों के पास कोई ज़मीन नहीं थी। एट द टाइम ऑफ 1950 के आसपास के दौरान है, जो लैंड था ना, लैंड ओनरशिप, वो आपका फंडामेंटल राइट था। तो जब उन्होंने ये कानून शुरू में बनाया, तो सारे लोग जितने भी जमींदार थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात तो ठीक है कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स का कैसे वायलेशन कर रहे हैं। तब इनको जो है पंडित नेहरू की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर ये 9 शेड्यूल का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि भाई हमें जो है वो हमें तो रिफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले जिस तरीके से आज़ादी से पहले जिस तरीके से किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का शोषण होता रहा, अब उस तरीके वो सिस्टम हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो बाद में हमारा जो फंडामेंटल राइट से जो लैंड की ओनरशिप थी उसको हटाया गया, और ये 9 शेड्यूल का कॉन्सेप्ट तब आया। तब उन्होंने कहा कि 9 शेड्यूल में कोई भी आइटम डाली जाएगी, यानी कोई भी एक्ट पार्लियामेंट के जो द्वारा पास होगा और वो 9 शेड्यूल में रखा जाएगा, और वो सारे के सारे जो एक्ट हैं, जो कानून हैं, वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे। आज की डेट में जो है 9 शेड्यूल के अंदर भी रखे हुए कानूनों को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट चलते हैं। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल मैंने बताया था आपको, और 9 शेड्यूल भी अभी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। 10th शेड्यूल, देखिए 10th शेड्यूल है ये एंटी डिफेक्शन लॉ का है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। 8th शेड्यूल तो ये सीधा सीधा लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और अपना ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ, ये अपना 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल है हमारा जो कि बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। और अपना जो है ऑफ वैलिडेशन ऑफ द सर्टेन एक्ट, 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, यह हमारा हो गया 9th शेड्यूल, ठीक है ना। और 7th शेड्यूल के बारे में हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। तो हमारा ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, यानी 3142। देखिए 3142 कहाँ है, 3142, तो आंसर इसका हो गया सी, 3142। मैथ द फॉलोइंग गाइस बहुत आते हैं, इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसकी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग जो सब्जेक्ट है वो आपका वो दोनों में आता है, ना पूरा ना स्टेट में आता है ना यूनियन में आता है, वो आता है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट है। पुलिस तो देखिए स्टेट लिस्ट का है, ठीक है ना। क्रिमिनल मैटर, देखिए क्रिमिनल मैटर ये है हमारा कंकरेंट लिस्ट का। क्रिमिनल मैटर में जो है हमारा आईपीसी वगैरह, ये इसमें स्टेट भी कानून बनाता है कई बार, और इसमें यूनियन ऑफ स्टेट भी कानून बनाता है, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। रेडियो एंड टेलीविजन तो देखिए पूरा ये जो है ये तो यूनियन लिस्ट के अंडर है, यानी कि सेंटर ही इस पे कानून बनाएगा। और फॉरेन अफेयर्स तो है ही पूरा का पूरा, तो आंसर वुड भी होगा हमारा क्रिमिनल मैटर, यानी कि बी वुड बी द राइट आंसर। ये मैं ऐसे ही लिख दिया, बी वुड बी द राइट आंसर। बी ही क्रिमिनल मैटर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहिलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था ना 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल का कॉन्सेप्ट गाइस ये जानना बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। 9 शेड्यूल में से ज़्यादातर पूछा जाता है उसका कॉन्सेप्ट। 9 शेड्यूल ये 2007 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि भाई अब से जो भी है जुडिशियल रिव्यू
चाहे पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाए, उसको अगर वो 9th शेड्यूल में रखता है और या नहीं रखता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है, उसको ऑटोनॉमी है कि वो हर तरीके के कानूनों को इंस्पेक्ट कर सके, यानी उसका रिव्यू कर सके। ठीक है, अब आजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए पुलिस तो ये पूरा पूरा स्टेट का है, ठीक है ना। डिफेंस पूरा का पूरा सेंटर का पास है। एग्रीकल्चर भी स्टेट का है। तो देखिए एजुकेशन, एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ अ कंकरेंट लिस्ट। एजुकेशन में स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है। ओके, सो बी वुड बी द राइट आंसर। एजुकेशन विच वॉज इनिशियली, अब पहले देखिए ये स्टेट सब्जेक्ट था। एजुकेशन विच वॉज इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट बाय। अब देखिए ये कौन से मन, पहले एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में था, स्टेट लिस्ट से उठा के उन्होंने कंकरेंट लिस्ट में डाला। और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर मिली कि वो एजुकेशन में जो है वो पॉलिसी बनाता है, उस पॉलिसी बना सकता है, उसको लेजिस्लेटिव पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी गई। ठीक है, तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुई थी? तो वो गाइज वो था 42 अमेंडमेंट एक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 42 अमेंडमेंट एक्ट। उसके बारे में पूरी एक डिटेल का एक लेक्चर बन सकता है, 42 अमेंडमेंट एक्ट क्यों जरूरी था। ठीक है ना। तो if you guys want me to make a video, separate video lecture on that, on 42 amendment एक्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एक्ट हुए हैं उन सब के बारे में if you want, तो हम जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे। तो इसका आंसर होगा सी, 42 अमेंडमेंट एक्ट। अब देखते हैं, इसमें भी देखिए फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना, ये गाइज ये मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं, अगर वो जब भी पूछा जाएगा तो आई एम 70 to 80% डैम श्योर कि वो इस तरीके से जो मैच द फॉलोइंग पूछेंगे। एक तरफ बना देंगे यूनियन लिस्ट, एक तरफ बना देंगे उसके सब्जेक्ट, उसके आइटम्स, है ना, कंकरेंट लिस्ट उनके आइटम्स, इस तरीके से फिर वो कहेंगे मैच द फॉलोइंग। तो गाइस अब देखिए यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर, कंकरेंट लिस्ट के अंदर और रेजिडरी सब्जेक्ट्स। अब देखते हैं कि करके। तो देखिए पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ये तो स्टेट का सब्जेक्ट हो गया, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए यूनियन लिस्ट, यूनियन देखिए सेंसस क्या होता है इसका, देखिए सेंसस, सेंसस यानी कि जो जनगणना होती है वो तो यूनियन ही कराता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराती है। तो ये सेंसस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन लिस्ट का के अंडर में आता है। अब देखिए कंकरेंट लिस्ट और रेजिडरी पावर, रेजिडरी सब्जेक्ट। तो देखिए रेजिडरी सब्जेक्ट जो होगा ना वो होगा आपका स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च पे जो भी होगा वो आपका रेजिडरी सब्जेक्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट में आपका पॉपुलेशन कंट्रोल एंड प्लानिंग, ये दोनों मिलके बनाते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका होगा आपका हो गया ए का हो गया आपका 3 और बी का हो गया 1, 3142 हो गया ये। सो ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। तो गाइस ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये बेसिकली है क्या, पहले क्या होता था, इवन अभी भी होता है। ठीक है, मान के चलिए कोई कांग्रेस की टिकट से कोई नेता जो है कोई विधायक बन गया। ठीक है, उसके विधायक बनने के बाद यानी कि उसका मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या फिर एमपी क्यों ना हो, एक पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है जीतने के बाद। ठीक है, पाला बदल लेता है, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो जाएगा और उसकी जो भी जो मेंबरशिप है एंड दैट मे बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, लेकिन उसकी भी 4-5 कंडीशंस होती हैं कि अगर वो 6 महीने के बाद करता है या फिर अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, और उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर कई सारे नेता एक साथ पार्टी छोड़ रहे हैं, कई सारे विधायक एक साथ पार्टी छोड़ रहे हैं, जैसे कि 2/3 टोटल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विधायक, ठीक है ना, तो उस केसेस में कुछ जो शर्तें हैं उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता। लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। इफ यू गाइस वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट सो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अपने आप में काफ़ी बड़ा जो है वो टॉपिक है, तो उसको हम यहाँ कवर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उसके बारे में मैं बताऊँ, वो आया था आपका 10th शेड्यूल में। ठीक है ना, 10th शेड्यूल में रखा गया था और वो था 1985 में एट 52 अमेंडमेंट एक्ट, 52 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था 1985 में। ओके गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें नहीं है, डिफेंस तो यूनियन लिस्ट के अंदर ही है, फॉरेन अफेयर्स भी यूनियन लिस्ट के अंदर है, रेलवे भी यूनियन लिस्ट के अंदर है, एग्रीकल्चर इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, डी वुड बी द राइट आंसर। Which one of the following is included in the state list? अब ये पूछ रहा है स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल के अंडर ही है ना। तो अब देखिए एजुकेशन, देखिए एजुकेशन हमने कहा कि पहले ये स्टेट लिस्ट में था लेकिन आज के डेट में कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो जो है उसमें है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, ठीक है ना। फॉरेस्ट भी सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट में नहीं है। रेलवे पुलिस, सो डी सी इसका आंसर होगा सी, रेलवे पुलिस। जो रेलवे पुलिस है वही है स्टेट लिस्ट में, बाकी जितने भी हैं एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, आपका इलेक्ट्रिसिटी ये भी आपका जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, और आपका फॉरेस्ट भी कंकरेंट लिस्ट में है, और सिर्फ रेलवे पुलिस जो है वो ही आपका स्टेट लिस्ट में है। लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट, देखिए लैंड रिफॉर्म कब किया गया था, मैंने बताया था ना लैंड रिफॉर्म, ठीक है। लेकिन ये पूछ यहाँ पे क्या रहा है कि वो कौन सी लिस्ट में आ रहा है, कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में। तो गाइस जो लैंड रिफॉर्म है वो आता है आपका स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया इन द सेवरल स्टेट। ओके, तो गाइज ये जो है आपका विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, देखिए कुछ हमारे जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं कुछ स्टेट के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज हैं, ठीक है ना, उनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं बहुत सारी चीज़ों में छूट, क्योंकि वहाँ पे एससी और एसटी की कम्युनिटी ज़्यादा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलग कुछ राइट्स हैं जो कि एक आम सिटीजन से कुछ अलग हैं, तो उनको एक स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे कि कश्मीर का 370 था, तो उसी तरीके से 371 जो है वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके यानी कुछ स्टेट के भी कुछ एरियाज जो कि 5th और 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो बेसिकली उन पर उनको कुछ जो है अलग से स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं। तो उनकी बात करी है, 3rd में नहीं करी है, 5th में करी है, 9th में तो करी नहीं हो सकती, 7th में नहीं है, तो 5th वुड बी द राइट आंसर। 48 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्राइबल एरिया। देखिए ट्राइबल एरिया, ठीक है ना, और द फॉलोइंग स्टेट। अब देखिए ये पूछे, मैंने आपको बताया पिछले में जो 5th और 6th शेड्यूल एरियाज है उसको स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, ठीक है, लेकिन इसमें ये पूछा जो 6th शेड्यूल एरिया है ये स्पेशली फॉर द ट्राइबल एरियाज के लिए, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, वो 4 स्टेट में अप्लाई होता है, वो चारों स्टेट के नाम पूछा इसने कि वो कौन से स्टेट में अप्लाई होता है। तो गाइज इसको मैंने याद, देखिए ये पूछ रहा है बिहार छत्तीसगढ़, तो देखिए बिहार तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये तो इसका रॉन्ग आंसर है, ये तो रॉन्ग है। अब वो पूछ रहा है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, ये भी गलत है, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा, ये भी। तो गाइज इसका आंसर होगा बी, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए मैंने इसको याद किया था, मैं याद करता हूँ AMTM से, AMTM, AM का मतलब कि आपका आसाम हो गया, और M का मतलब आपका मेघालय हो गया, T का मतलब आपका त्रिपुरा हो गया, और फिर अगेन M का मतलब आपका जो है मिजोरम हो गया। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक आसाम और है, ठीक है। ये चारों स्टेट में जो है वो आपका जो है वो 6th शेड्यूल के अंडर आते हैं, तो 50 का आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल in the Constitution of India are made to protect the interest of the scheduled tribes, determine the boundary of the state, determine the power, authority, responsibility of panchayat, protect the interest of the body state. So guys इसका आंसर होगा A, protect the interest of scheduled tribes. The constitutional status has been given to panchayat under article कितना है, तो गाइज ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये स्टार्ट होता है 243 से, 243 से लेकर 243O तक, ठीक है, O तक, तो ये 243 वुड बी द राइट आंसर, जो कि हमें मिला था 73 अमेंडमेंट एक्ट से। अब देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपका UPSC है, ठीक है, जिसमें क्या IAS IPS बनते हैं, तो वो जो है वो कौन सा आर्टिकल जो है वो के तहत आता है। तो गाइज उसका आंसर होगा 310, 311, 312 और 313। तो गाइज इसका आंसर होगा 312, 57 सी वुड बी द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए नॉट पूछा है, तो जब भी नॉट पूछे ना तो आप उसको गोला कर लीजिए या उस पर टिक कर लीजिए ताकि वो ध्यान रहे, वरना कई बार गलती हो जाती है। देखिए ये 39A इक्वल जस्टिस इन फ्री लीगल एड, ठीक है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, आर्टिकल 48 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। तो देखिए आर्टिकल 39 इक्वल, ये जितने भी हैं आप ये देखिए, ये आते हैं हमारे डीपीएसपी के अंदर, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये भी ठीक है, 39 का इक्वल जस्टिस है, 40 का विलेज पंचायत की बात की, 44 का यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की। जो 48 है ना यही है गलत। 48 का जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जेक्टिव नहीं है, ये आर्टिकल 50 है। और जो आर्टिकल 48 है वो है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। तो आंसर जो है 48 जो है गलत है, और हमसे गलत ही पूछा है तो डी वुड बी द राइट आंसर। अब देखिए मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। अब देखिए आर्टिकल 49, आर्टिकल 14 तो जाहिर सी बात है हमें राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है हमारा ये, ठीक है ना। और आर्टिकल जो है 36, आर्टिकल 36 देखते हैं, वो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 74 आपका अमेंडमेंट प्रोसीजर हो गया, 378 आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा देखिए 368 हमने बताया, 368 होता है अमेंडमेंट प्रोसीजर, यानी जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो हमारे होते हैं आर्टिकल 368 के अंदर। तो इसका आंसर हो गया 1। और आर्टिकल 40 तो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। देखते हैं आंसर निकलता है इससे, नहीं इसका तो आंसर उसमें मेंशन है नहीं। चलिए ऐसे ही इसका लगाते हैं अंदाजा। तो देखिए आर्टिकल अब 36 पूछा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और देखिए आर्टिकल 36 स्टार्ट हो जाता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। और आर्टिकल 74 हमारा हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए आगे चलते हैं, फिर से देखिए लिस्ट मैच द फॉलोइंग आ गया। टू एडमिट अ न्यू स्टेट बाय लॉ। तो देखिए न्यू स्टेट एडमिट जब करते हैं न्यू स्टेट का फॉर्मेशन आता है, ठीक है 1 में, एडमिशन आपका आ गया आर्टिकल 2 में, तो इसका हो गया आर्टिकल 2। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट ये आपका आर्टिकल 21 है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट ये आपका आ गया आर्टिकल 111, ठीक है। तो इसका हो गया ए का 2, ठीक है, दो का तो 1 2143 2143 तो बी इज द राइट आंसर। फिर से एक और मैच द फॉलोइंग। तो भाई इसकी आपको लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा और वो इन्हीं में से मिलेगा, पूरा रिपीटेड, ठीक है। हो सकता है कि शायद वो जो है वो उसमें कुछ चेंजेस भी ना करे, सीधा का सीधा ऐसे उठ के आ जाए, तो इसकी आपको बहुत तैयारी करनी है। अब देखिए इसमें आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 155 है, आर्टिकल 75 है और आर्टिकल 164 है। तो देखिए जो आर्टिकल 54 है ये बात करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आपका हो गया आर्टिकल 75, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 115 के कौन बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। और डी आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो गाइज ये हो गया 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 3 का यानी 3 है, 4 का यानी 4 है, यानी 1 2 3 4 ABCD, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है गाइज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो मैंने आपको बताया था पिछली भी बार आया था, ये है सीधा आपका 368, ठीक है 368। और ऑल इंडिया सर्विसेज भी पीछे हमने किया था, आर्टिकल वो था 312। अब देखिए फाइनेंस कमीशन, तो देखिए फाइनेंस कमीशन होना चाहिए वो आर्टिकल 280 होना चाहिए, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। तो इसका हो गया ए का अपना ए का हो गया 4, ठीक है, और डी का हो गया 2, ए का 4 और डी का 2, तो ये होगा आंसर इसका। तो देखिए ए का 4 बी का 3, यानी फाइनेंस कमीशन हमारा 280 है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा 360 है, और ऑल इंडिया सर्विस हमारा 312 है, ठीक है। तो बी वुड बी द राइट आंसर। अब देखिए फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए इसमें भी लिस्ट है, देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ तो सीधा सीधा आर्टिकल 14 है, ठीक है ना।
आर्टिकल 14 है राइट टू वर्क, जस्ट ह्यूमन कंडीशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, देखिए अब देखिए राइट टू वर्क जो है ना, ये है हमारा आर्टिकल 41। ठीक है गाइस, राइट टू वर्क आर्टिकल 41, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क ये आपका होगा, ये होगा आपका आर्टिकल 42। ठीक है, और आपका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये हमारा हो गया 45। ठीक, तो इसका हो गया हमारा ए का 3 और आपका 2 का ये होगा हमारा 4, 1 का 2, 2 का 4, तो बी वुड बी द राइट आंसर। बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। कह रहा है इसमें से करेक्टली मैच्ड है वो बताओ। सारे इनकरेक्टली हैं और एक जो है वो करेक्ट है। देखिए पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, नहीं ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि वो है जो है सिटीजनशिप के बारे में बात करता है ना। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट और ये सिटीजनशिप बता रहा है, ये भी गलत है। पार्ट 4A और द ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, तो गाइस सी इज द करेक्ट आंसर। 5th DPSP भी गलत है। ठीक है, तो सी वुड बी द राइट आंसर। अब देखिए एक और मैच, फंडामेंटल राइट सेम है वैसे, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में पार्ट 3 बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पार्ट 4 बात करता है, यूनियन के बारे में जो है वो पार्ट 5 बात करता है और प्रोविजन के बारे में हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो है 18th बात करता है, पार्ट 18। तो इसका हो जाएगा आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो ये विल बी द राइट आंसर। तो गाइज ये हमने आज पूरा का पूरा चैप्टर जो है घटना चक्र का चैप्टर 3 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लिया। इसमें सारे एमसीक्यूज हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सब कवर कर डाले गाइज। तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल इतना है नहीं, वो बस आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं और वो तभी ध्यान रह पाएंगे जब आप इसको थोड़ा सा रिपीटिशन में करेंगे। ठीक है ना, तो इसके बारे में जितना भी अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी लगा हो, तो प्लीज़ गाइज थोड़ा सा इसको मोटिवेट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो जो ये जो लेक्चर है पूरा MCQ सीरीज़ हमारी कैसी लग रही है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। बाय बाय।